It is critical that we expose वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। राहुल गांधी का ये बयान सीधे तौर पर चुनाव आयोग की अस्मिता पर हमला है। भारत के अधिकांश व्यक्ति को राहुल गांधी के इस बयान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इस अमृत काल में हम लोग पढ़े लिखे लोगों पर भरोसा करते ही नहीं है और यह व्यक्ति पढ़ा लिखा है। भारत की जनता तो उसके ऊपर भरोसा करती है जो बलात्कारी है, भारत की जनता तो उसकी बात का भरोसा करती है जो भ्रष्टाचारी है, या भारत की जनता उसकी बात पर भरोसा करती है जो कम पढ़ा लिखा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर की डुप्लीकेट कॉपी ने खुद बोला है। आप सुनिए। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं। अब आप खुद बताइए, इतने कम पढ़े लिखे व्यक्ति की बात का भरोसा कौन नहीं करेगा। इसीलिए भारत के सभी व्यक्ति जो आंखों में अंधभक्ति की पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, इन्हीं के बयान का इंतजार कर रहे हैं कि यदि ये सच्चा व्यक्ति जो हरिश्चंद्र के परिवार की एकमात्र निशानी है बोल दे कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी हो रही है, तो पूरा देश जो अंधभक्ति की पट्टी बांधकर बैठा हुआ है उसे भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, चुनाव आयोग में कोई गड़बड़ी हो रही है। क्या आपके पास चुनाव आयोग के लिए कोई बयान है? प्लीज दे दीजिए, जनता परेशान है। देश के इलेक्शन कमीशन को सार्वजनिक रूप से गंभीर शिकायत करना चाहता हूं। तो अब इस बयान से एकदम स्पष्ट हो गया है कि चाहे साधारण मानव हो या महामानव हो, सभी लोगों को चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं शक है। तो अब चुनाव आयोग की ये नैतिक जवाबदारी है कि वो इन सवालों का जवाब स्पष्ट रूप से दे, जो पूछा गया है उसके जवाब उसे देने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो दो प्रकार के आरोप हैं। पहला ये है कि ईवीएम से छेड़छाड़ पॉसिबल हो सकती है, और दूसरा आरोप ये है कि वोटर मैनिपुलेशन हो सकता है। सबसे पहले मैं दूसरे वाले पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि चुनाव आयोग के आंखों तले वोटर सेपरेशन हो रहा है और बड़े स्तर पर हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि चुनाव आयोग के आंखों तले वोटर का मैनिपुलेशन हो रहा है, यहां तक कि डिलीटेशन भी हो रहा है। इससे मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर चुनाव आयोग के ऊपर यह आरोप लगाया जाएगा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि छोटे मोटे स्तर पर पॉसिबल है, बहुत बड़े स्तर पर ईवीएम से छेड़छाड़ होकर चुनाव को प्रभावित नहीं किया जा सकता। लेकिन वोटर डिलीटेशन, सेपरेशन, मैनिपुलेशन, इनके द्वारा चुनाव आयोग चुनाव को प्रभावित कर सकता है और कर रहा है। बस इन्हीं आरोपों के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ठीक वैसे ही आवाज उठाई है जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तब उठाई थी जब वो किसी समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब उनको ये लग रहा था कि यहाँ चुनाव आयोग में कुछ गड़बड़ियां हैं। आज राहुल गांधी को लग रहा है कि चुनाव आयोग में कुछ गड़बड़ियां हैं। हकीकत यह है कि आज़ादी के बाद से ही चुनाव आयोग में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां रही हैं। बस फर्क इतना है कि अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो उसे चुनाव आयोग में कोई गड़बड़ी नहीं दिखेगी, लेकिन विपक्ष को दिखेगी। जैसे जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी को लगता था कि गड़बड़ी है, आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस को लग रहा है गड़बड़ी है। रियलिटी है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब इन्हें अपना नुकसान होता हुआ दिखाई दिया तो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतर आए, क्योंकि खुद का नुकसान हो रहा है। उसे लोकतंत्र का जामा पहनाया जा रहा है। तो जितना हत्यारा सत्ता पक्ष है लोकतंत्र के लिए, उतना ही हत्यारा विपक्ष भी है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र की हत्या तब भी होती है जब ठाठियां चार्ज होती हैं छात्रों पर। लोकतंत्र की हत्या तब भी होती है जब समय पर वैकेंसी नहीं आती है। तब ये नेता प्रतिपक्ष लोग कहां मर जाते हैं, तब क्यों नहीं आवाज उठाने के लिए आ पाते हैं? क्योंकि छात्र वोट बैंक नहीं है। तब भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि अब बात खुद पर आई है तो नारा देने में लगे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। खैर, लोकतंत्र के लिए स्वार्थ की लड़ाई रही, लोकतंत्र का सहारा ही सही, कम से कम नेता प्रतिपक्ष ने आवाज तो उठाई, अपना राजनीतिक करियर दांव पर रख दिया। उन्होंने जो मेहनत की है वो सच में सराहनीय है, क्योंकि उनको जो डेटा मिले थे वो डिजिटल फॉर्म में नहीं मिले थे। उनको जो डेटा मिले थे वो स्कैन फॉर्म में मिले थे, यानी उसको कंप्यूटर में डालकर आप इजीली डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कागजों के पन्नों में एक लंबी गत्ती बनाकर इनको दे दी गई थी इनकी टीम ने, और उन्होंने कितनी मेहनत की होगी उसके लिए इनको दिल से सैल्यूट है। मेहनत करने के बावजूद जो इन्होंने डेटा दिए हैं वो सच में चुनाव आयोग के लिए बम का ही काम कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के सर पर इन्होंने बम फोड़ा है और इन्होंने बताया है कि कैसे चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चोट्टा बोल दिया है। 5 प्रकार से चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है राहुल गांधी के अनुसार। पहला तरीका है डुप्लीकेट वोट बनाकर, दूसरा है फेक एड्रेस करके, तीसरा है बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, चौथा है इनवैलिड फोटो, पांचवा है मिसयूज ऑफ फॉर्म नंबर 6। ये 5 प्रकार से चुनाव आयोग बोर्ड में धांधली कर रहा है, और इसी का पूरी तरह से उजागर किया है ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने, जो सच में सराहनीय है।
और इसका सपोर्ट सरकार को भी करना चाहिए और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या यह सही है। पर इस देश में उल्टा हो रहा है। जिन्होंने इस प्रश्न को उजागर किया है, चोरी पकड़ी है, उन लोगों को एफआईआर दर्ज करके जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। आप फुटेज देखिए कि राहुल गांधी को जेल में भरने का प्रयास हो रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। और जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, और वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, वो बड़ी ही बचकाना सफाई लग रही हैं। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग की हरकतें हैं उससे ये कहा जा सकता है कि हाँ, चुनाव आयोग चोटागिरी तो कर रहा है। मैं आपको कुछ प्रूफ दे रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि चुनाव आयोग दिन दहाड़े चोटागिरी कर रहा है और नंबर 1 का चोटा बन रहा है। फादर्स नेम ILSDHFHUG। थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। और सिर्फ चुनाव आयोग ही क्यों, मैं तो डंके की चोट पे सरकार को भी चोट्टा बोल रहा हूं और प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। चोट्टा होने का प्रूफ नंबर 1, ये नकली अनिल कपूर। इसका नाम है अनिल मसीह। चंडीगढ़ के चुनाव याद हैं, कैमरे में चुनाव के दौरान धांधली करते हुए पकड़ा गया था। तो क्यों ना मैं कहूं कि चुनाव आयोग चोट्टा है। वोटों की चोरी ये आरओ रिटर्निंग ऑफिसर कर रहा है, चुनाव आयोग का इससे सीधा संबंध होता है। तो अगर ये चोरी कर रहा है, किसके नीचे चोरी कर रहा है और कौन इसके ऊपर बैठा हुआ है चुनाव आयोग के अलावा, तो क्यों ना इसकी चोरी को मैं चुनाव आयोग की चोरी बोलूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग चोट्टा है और चुनाव आयोग की चोट्टागिरी का इतिहास बहुत पुराना है। इस आधार पर अगर मेरे ऊपर चुनाव आयोग कोई केस करना चाहे तो कर दे, क्योंकि ऐसे लोगों का तो कुछ हो नहीं सकता इस कानून व्यवस्था में। हम ही जैसे लोग जो ईमानदारी से आवाज उठा रहे हैं जनता के लिए, उन्हीं के ऊपर एफआईआर होगी। जब नेता प्रतिपक्ष के ऊपर एफआईआर होना आम बात है, तो हम जैसे आम नागरिकों के लिए एफआईआर होना कौन सी बड़ी बात है। तुरंत बोल देंगे कि अवमानना है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है, उनके ऊपर झूठे लांछन लगाए जा रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर कर दो। स्पष्ट रूप से बेईमानी हो रही है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। इस बेईमानी के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि चुनाव आयोग चोट्टा है। अब आते हैं चुनाव आयोग के चोट्टागिरी के दूसरे सबूत पर, वो है बिहार में होने वाला एसआईआर। चोट्टागिरी का अर्थ ये समझिए कि अभी चुनाव को सिर्फ 6 महीने भी नहीं बचे हैं, एंड टाइम पर वोटिंग लिस्ट में परिवर्तन किए जा रहे हैं, संशोधन किए जा रहे हैं और बहुत से नाम काटने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि जो 65 लाख नाम तुम काटने की तैयारी कर रहे हो, बिना नोटिस के नहीं काटोगे। और जो भी नाम परिवर्तित किए गए हैं उसमें पूरी तरह से धांधली दिख रही है। गलत वोटर आईडी बनाए जा रहे हैं, गलत फोटो लगाए जा रहे हैं, गलत एड्रेस बनाया जा रहा है। यहां तक अधिकारियों की लापरवाही इस स्तर की कि कुत्ते का भी वोटर आईडी बना दिया गया है। कुत्ते का नाम कुत्ता बाबू, माँ का नाम कुतिया, पापा का नाम कुत्ता, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है। तो सोचो किस स्तर की वोटर आईडी में धांधली हो रही है। स्पष्ट रूप से तैयारी है बिहार में उन लोगों के नाम काटने के लिए जो सरकार से नाराज हैं, और सरकार से नाराज है बिहार का युवा। इसीलिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि बिहार के युवा और बिहार के मुसलमान किसी भी प्रकार से चुनाव में भागीदारी ना कर पाएं। और जो लोग चुनाव में भागीदारी कर पा रहे हैं उनका सीधा संबंध धर्म और जाति से है। धर्म और जाति की राजनीति का प्रसाद उनको अच्छे से मिल रहा है, तो वो खुश हैं सरकार से। जहां बात विकास और रोजगार किया जाती है तो उससे युवा नाराज है। इसीलिए ये एसआईआर उन युवाओं के नाम काटने के लिए, मुसलमानों का नाम काटने के लिए है। तो मैं क्यों ना कहूं कि चुनाव आयोग चोट्टागिरी कर रहा है। चुनाव आयोग की चोट्टागिरी के साथ साथ मैं सरकार के चोट्टागिरी पे भी सवाल उठाता हूं। जब चुनाव आयोग ये कहता है कि आधार कार्ड मान्य नहीं है पहचान पत्र के रूप में, तो मैं सरकार, चाहे पिछली सरकार हो कांग्रेस की या वर्तमान, मैं इनको चोट्टा बोल रहा हूं इस आधार पर कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए आधार कार्ड परियोजना को लेकर, और आज चुनाव आयोग कह रहा है कि यह पहचान पत्र मान्य योग्य नहीं है। तो मुझे बताओ मेरा पैसा किसने चोरी किया और इतना पैसा बहाने की जरूरत क्या थी जब यह आधार कार्ड काम का ही नहीं है। तो इसका मतलब पैसा चोरी किया गया है, पैसा खाया है, या तो कांग्रेस ने खाया या बीजेपी ने खाया है। अरे चोट्टो, हिसाब दो कि आखिरकार ये आधार कार्ड परियोजना में मिलने वाले आधार को चुनाव आयोग मान्य क्यों नहीं कर रहा है। या तो चुनाव आयोग की नजरों में खोट है या फिर इस परियोजना में खोट है। दोनों ही स्थिति में या तो चुनाव आयोग चोट्टा है या सरकार चोट्टा है। और चुनाव आयोग की चोट्टागिरी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को समझ में आ गई, तो उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि के विधानसभा क्षेत्रों में किसी एक विधानसभा क्षेत्र को चुनकर यह स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से कितने स्तर पर वोटों की धांधली हो रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग से कहा है कि आप मुझे डिजिटल वोटर लिस्ट पकड़ा दीजिए, तो मैं उसमें कंप्यूटर पर जाके जिसका भी नाम सर्च करना होगा नाम सर्च कर लूंगा। जो कॉमन नाम होंगे वो मैं अलग निकाल लूंगा, जिससे मैं बता पाऊं कि कितने डुप्लीकेट और कितने फर्जी वोटर आईडी इसमें काम कर रहे हैं।
लेकिन चुनाव आयोग की धांधली देखो कि उसने डिजिटल वोटर लिस्ट ना देते हुए इस प्रकार से फिजिकल कॉपी भेज दी स्कैन करके, और इसमें कंप्यूटर के द्वारा तुम नाम सर्च नहीं कर सकते, तुमको मैन्युअली ये सर्च करना होगा। यहां पर मैं चोटागिरी का आरोप लगा रहा हूं अब सरकार के ऊपर। सरकार एक तरफ कहती है कि डिजिटल इंडिया पे हमने खर्च कर दिया है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग मैन्युअली कागज देती है वोटर लिस्ट की, वो भी डिजिटल नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि हमारा पैसा डिजिटल इंडिया का कहां खर्च हुआ है? चोटो, तुमने इसका पैसा चोरी करके कहां लगा दिया है? अगर चुनाव आयोग डिजिटली रूप से वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा है, फिजिकली दे रहा है, तो बताओ इस डिजिटल इंडिया का क्या हुआ है? पैसा कहां गया हमारा? चोटो, हिसाब दो हमको। और अगर डिजिटल इंडिया का हिसाब दे रहे हो तो लगे हाथ पीएम केयर फंड का भी हिसाब दो। यहां प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री भारत का होता है, ये पर्सनल मेरा केयर फंड नहीं है, प्रधानमंत्री केयर फंड है, इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है। इसकी जानकारी पब्लिक करो कि इसमें कितना पैसा है और कहां कितना पैसा खर्च किया गया है। और चोटागिरी में सबसे आगे तो ये लोग हैं दलाल साले। इन दलालों की वजह से आज देश का डंका हार हो रहा है। जब राहुल गांधी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो हिंदी के जो चैनल थे, जितने न्यूज चैनल जो हिंदी में हिंदू मुसलमान का जहर फैलाते रहते हैं 24 घंटे, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, खुद की टीआरपी और पैसा मिलता रहे, उनकी चालाकी देखिए कि जब तक राहुल गांधी ने इंग्लिश में भाषण दिया तभी तक का बयान उन लोगों ने अपने हिंदी वाले चैनल में दिखाया। जैसे वो हिंदी में बोलना शुरू हुए, प्रसारण बंद कर दिया गया। सेम इंग्लिश वाले चैनल पर ऐसा हुआ कि जब तक राहुल गांधी ने हिंदी में भाषण दिया वो लोग दिखाते रहे, जैसे इंग्लिश में शुरू हुए उन्होंने बंद कर दिया। इन लोगों ने दोनों काम एक साथ कर लिए। यह भी बता दिया कि हम मीडिया का काम निभा रहे हैं, हमने खबर दिखाई है, और उन्होंने अपनी चाटुकारिता का भी धर्म निभा दिया। इन लोगों की अगर जीभ निकाल के देखी जाए, साले इतने बड़े छाले होंगे इन लोगों के, चाट चाट के छाले पड़ गए होंगे। खैर, चाटने की मलाई इन लोगों को मिली रही है, देश से इनको लेना देना क्या है? ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे बीजेपी की सरकार या सत्ता पक्ष की सरकार इनके घर की है, और विपक्ष को ऐसे बदनाम करते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने इसका क्या छीन लिया हो। और जैसे ही विपक्ष सत्ता में आएगी तो उसकी तारीफ करने लगेंगे, फिर जो अभी सत्ता में उसकी बुराई करने लगेंगे। इनका काम केवल चाटुकारिता करना है, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। अभी बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी की चाट रहे हैं, जब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस की चाटेंगे। हकीकत यह है, भारत की जनता का हाल वैसा हो गया है जैसे एक कोई व्यक्ति राजा के दरबार में जाता है, उसको सजा मिलती है, राजा से कहता है कि बताइए मुझे क्या सजा है। राजा उससे कहता है 2 सजा है, जो भी तुम चाहो, या तो 100 किलो प्याज खा लो या 100 जूते खा लो। तो वो कहता है कि मैं 100 जूते खाऊंगा। तो जूते पड़ना शुरू हुए, जैसे ही 50 तक पहुंचता है शरीर उसका जलन करने लगता है, बोलता है महाराज जूते नहीं खा सकता, प्याज खाऊंगा। तो 50 जूते बंद हो गए, प्याज खाना शुरू हुआ। 50 प्याज भी नहीं खा पाया, आंसू आने लगे, बोलता है महाराज प्याज नहीं खाऊंगा, जूते खाऊंगा। फिर जूते पड़ने लगे। तो वही है, कांग्रेस नहीं चाहिए बीजेपी चाहिए, फिर बीजेपी नहीं चाहिए कांग्रेस चाहिए, फिर कांग्रेस नहीं चाहिए बीजेपी चाहिए। क्योंकि हम ये भूल रहे हैं कि हम तो पार्टी के लिए मर रहे हैं, नेताओं के लिए मर रहे हैं, देश के लिए मर कौन रहा है? जब हम ये कहने लगेंगे नहीं हमें पार्टी नहीं चाहिए, नेता नहीं चाहिए, हमें इस देश में विकास चाहिए, हमें हर मोहल्ले में अच्छा क्लिनिक चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे पुल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कौशल विकास के लिए परियोजना चाहिए, हमको वो सब चाहिए जो अन्य देशों में मिल रहा है। हमें झूठे वादे नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए मर रहे होते हैं, और दूसरे देश में वो मुद्दों पर मर रहे होते हैं। हमें मुद्दों पर मरना आता ही नहीं है, हमें एक दूसरे के ऊपर कटना मरना आता है। इसमें भी कई लोग ऐसे होंगे मूर्ख जो इस बात पे ही कटने मरने लगेंगे कि देखो ये आरोप हो रहा है, वो प्रत्यारोप हो रहा है। अरे हमारा कहाँ नुकसान हो रहा है वो बताइए ना हमें। निष्पक्ष होकर सोचना हम कब शुरू करेंगे? हम क्यों किसी पार्टी के पीछे भागते हैं? हम सपा के, हम बसपा के, हम आम आदमी के, हम कांग्रेस के, हम बीजेपी के, हम फलाने के, हम ठिकाने के। अरे कोई अपना सगा नहीं है। ये अपने माँ बाप के सगे नहीं हो पाए तो हमारे सगे कहां से होंगे? देश के प्रति प्रेम रखो, देश से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता है। देशभक्ति सर्वोपरि है, सभी नेताओं से, सभी पार्टियों से। असली देशभक्त बनो। जहां गलत हो रहा है उसको गलत बोलो, जो सही है उसे सही बोलो, किसी को माई बाप मत बनाओ। यही आप लोगों से मेरा सब्र निवेदन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।